नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है। आंध्र प्रदेश सर्किल में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस, हेड ऑफिस, मेल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। कौन सा आईटी आधुनिकीकरण का भाग नहीं था? कौन सा नहीं था भाई? ये भी था, ये भी था, ये भी था। इस पर आपसे पूछा था कौन सा उसका भाग नहीं था, तो भाई सारे ही भाग थे ना। तो क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि बीओ, एसओ, एचओ, मेल ऑफिस और प्रशासनिक कार्यालय सभी जो है आईटी आधुनिकीकरण का पार्ट था। इसी वजह से ऑप्शन जो है कोई करेक्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी आधुनिकीकरण 2012 का उद्देश्य नहीं है? क्या बोला है? ऑप्टिमल रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटेंसिव रिटेल नेटवर्क। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी प्रोजेक्ट 2012 का उद्देश्य नहीं था? कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज नॉट बेस्ड आईटी प्रोजेक्ट 2012। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है आईटी आधुनिकीकरण 2012 के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विजन ऑफ इंडिया पोस्ट 2012 इज। 2012 इंडिया पोस्ट में जो आईटी आधुनिकीकरण था उसका क्या उद्देश्य था? बताइए, विजन क्या था? उद्देश्य तो हमने देखा, अब विजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंडिया पोस्ट को बिजनेस मेल के विश्वसनीय वितरण कर्ता के रूप में बदलना, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया पोस्ट एज अ रिलायबल डिलीवर ऑफ बिजनेस मेल। अगला है बी ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पोस्ट एज एन इफिशिएंट मार्केट प्लेयर। भारतीय डाक को एक कुशल बाजार प्लेयर के रूप में परिवर्तित करना उसका विजन था। भारतीय डाक को प्रौद्योगिकी सक्षम आत्मनिर्भर मार्केट लीडर में बदलना उसका उद्देश्य था। बिल्कुल, इंडिया पोस्ट 2012 का विजन था भारतीय डाक को प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ताकि मार्केट में जितने भी टाइप के प्रोडक्ट हैं उन सभी से वो कंपीट कर सके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो लाइन बता रहा हूं, लाइन जो है वो याद करिएगा। लाइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लाइन जो है याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया पोस्ट 2012 में कितने व्यावसायिक प्राथमिकताएं थी? सेगमेंट के बारे में पूछा है, कितने टोटल सेगमेंट थे? छह, 5, 7 या 8? इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बैन के बारे में पूछा है। जिस नेटवर्क का उपयोग इंडिया पोस्ट करता था उसको बैन बोला। और बैन जो है, बैन को हमने कैसे जाना? वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से। 3 प्रकार का नेटवर्क था। लोकल एरिया नेटवर्क, कम कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए 1-2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हमने लैन का उपयोग करना है। जैसे मैं जिस नेटवर्क का अभी उपयोग कर रहा हूं वो लैन नेटवर्क है। अगर आपको 10, 20, 50 कंप्यूटर का उपयोग करना है तो आप बैन का उपयोग करेंगे, जिसे हमने वाइड एरिया नेटवर्क बोला। और यदि आपको ब्रॉड लेवल में नेटवर्क का उपयोग करना है तो उसे बोला मैन। और इसका उपयोग जो है बहुत सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्या बोले? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट था, वाइड एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आरआईसीटी के बारे में पूछा था। आरआईसीटी को वर्तमान में दर्पण के नाम से जानते हैं। आरआईसीटी का मतलब क्या है? आरआईसीटी का मतलब क्या था? आर से था रूलर, आई से था इंफॉर्मेशन, सी से था कम्युनिकेशन, टी से था
टेक्नोलॉजी। रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसे हमने बोला, रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोला। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका उत्तर जो आपका करेक्ट हो गया है वो है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर सेट कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट में बड़े पार्सल जिनको हम बोलते हैं एफटीएल, फुल ट्रकलोड पार्सल, लेस देन ट्रकलोड पार्सल। बड़े मात्रा में यदि आपको इस सारे टाइप के पार्सल भेजने हैं तो आपने लॉजिस्टिक पोस्ट का उपयोग करना है, सीपीएमजी के साथ कांटेक्ट करके एग्रीमेंट साइन करना है। कौन सा लॉजिस्टिक पोस्ट का हिस्सा नहीं है, परिवहन इसका हिस्सा है फ्रेंड्स। इसका हिस्सा वेयरहाउसिंग है, पार्सल को वेयरहाउस में समयोजित करके रखा जाता है। वितरण भी इसका अंतर्गत आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं, पैकिंग भी इसके अंतर्गत करते हैं। याद करिएगा लॉजिस्टिक पोस्ट का हिस्सा कौन नहीं था, ये सारे हिस्से थे। इसीलिए आंध्र प्रदेश सर्किल ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया। ये सारे के सारे विकल्प जो है वो लॉजिस्टिक पोस्ट से संबंधित थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है, टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन इज द ऑब्जेक्टिव अंडर पोस्टल बैंकिंग ऑपरेशन, डाक बैंकिंग परिचालन, ग्रामीण व्यवसाय, ई कॉमर्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। रूरल बिजनेस जो है वो उद्देश्य था, ग्रामीण व्यवसाय जो है इसका उद्देश्य था। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा। बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है सारे ऑप्शन गलत हैं, आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 का रूरल बिजनेस ग्रामीण व्यवसाय जो है इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस के अंतर्गत कौन सा उद्देश्य नहीं आता है। जैसे टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस विथ सेंट्रलाइज एक्यूरेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, प्रशासनिक कार्यालय को केंद्रीकृत और सटीक कर्मचारी जानकारी प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रशासन प्रबंधन में सुधार के माध्यम से कर्मचारी विकास करना। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। मानव संसाधन के अंतर्गत कौन सा उद्देश्य नहीं है, याद करिएगा कौन सा उद्देश्य नहीं था ह्यूमन रिसोर्स का, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, ये दोनों उसके उद्देश्य थे, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन दाताओं के लिए विज्ञापन के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग एवेन्यू फॉर एडवर्टाइजर इज एन ऑब्जेक्टिव अंडर ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 10 का उत्तर होगा वो होगा सी, और जिन्होंने सी दिया था उन सभी का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट एज रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनमें से कौन सा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में नहीं भेजा जा सकता। हमने एक चीज पढ़ा हुआ है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में कौन सा आइटम जाता है, 31 दिन से अधिक अंतराल का आइटम नहीं जाता है फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्वार्टरली मैगजीन, हाफ ईयरली मैगजीन इसके अंतर्गत नहीं जाएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड ओनली रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, ये भी नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं भेजी जा सकती। तो कौन सा उत्तर भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में नहीं जाएगी, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट बुक पैकेट, पुस्तक पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा कितनी निर्धारित की गई है। वजन सीमा
आपका पूछा है 2 किलो है, 10 किलो है, 5 किलो है या कोई लिमिट नहीं है। वजन सीमा कितनी निर्धारित की गई है आपसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर सी हो जाएगा 5 kg। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर है, महिला सम्मान बचत पत्र की परिपक्वता अवधि क्या है। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एमएसएससी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का परिपक्वता अवधि क्या होगा। अभी वर्तमान में इसके लिए अकाउंट ओपनिंग का काम बंद कर दिया गया। 2023 का बजट आया था और बजट में क्या था, बजट में ये था कि इसको हम अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं और 2 साल के लिए तो हमने इसको लाया है। 2 साल के लिए 2023 में जारी किया था और जितना भी जमा 2025-31 मार्च तक हुआ है उसको हमने कलेक्ट किया है और उसके बाद के डिपॉजिट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के खाते नहीं खोले जा सकते। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख पॉइंट याद करिएगा और इसके अलावा मिनिमम जो है 1000। ठीक है, मिनिमम जो है 1000। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फील्ड इन एंड वेरीफाइड क्लेम फ्रॉम PMJJBY सेंट CBS पोस्ट ऑफिस टू हुम। PMJJBY के जो क्लेम होते हैं उनको CBS डाकघर के द्वारा किस डाकघर को संबोधित किया जाता है। ठीक है, विप्लव जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैक्सिमम 2 लाख होगा, मिनिमम 1000 होगा और 1000 जो है 100 के गुणांक में होगा। PMJJBY के भरे हुए सत्यापित क्लेम के फॉर्म जो है वो संसद मार्ग के वरिष्ठ पोस्टमास्टर HO को भेजा जाता है। ठीक है, कौन सा उत्तर, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 का बी हो गया और अगला पूछा है एनपीएस का कोई भी सिटीजन इस पर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए जो है क्या उम्र सीमा बनाई गई है, 18 से 70 हो जाएगा। एनपीएस के बहुत सारे हमने टर्म वीडियो में बात किए हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अलग अलग उस पर कंडीशन है, मिनिमम का, मैक्सिमम का, फाइनेंशियल ईयर में इतने ट्रांजैक्शन करने ही पड़ते हैं, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। और बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है कि 60% पैसा आपको दे दिया जाता है रिटायरमेंट के समय, बाकी पैसा शेयर में इन्वेस्ट करके आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। यदि आपका पैसा इतने से कम होता है, इतने के अंतर्गत होता है तो 100% का विड्रावल का अनुमति आपको दे दिया जाता है। तो जितने भी कंडीशन है फ्रेंड्स सभी को याद करिएगा। आधार में यदि आपको डेमोग्राफिक अपडेट कराना है तो कितना चार्ज है। अब यदि डेमोग्राफिक अपडेट कराना है तो 50 रुपया जीएसटी सहित लगता है। बायोमेट्रिक करवाना है 100 रुपए लगता है। यदि आपको नया बनवाना है तो आपको ध्यान रखना है, किसी सेंटर में जा रहे हैं तो आधार के मामले में आपसे पैसा ले लिया जाता है लेकिन नया इनरोलमेंट फ्री होता है। अब नया के अलावा 2 कंडीशन में और फ्री होता है। क्या क्या फ्री होता है, एक तो जिसे हम बोलते हैं मैंडेटरी बायोमेट्रिक, यदि जो भी आपका निवासी है उसका उम्र 5 से 7 के बीच में है और फर्स्ट टाइम फिंगर अपडेट करवा रहा है तो फ्री अपडेट होगा। निवासी का उम्र 15 से 17 के बीच में है और उसने 0 से 5 के बीच आधार बनवा लिया था तो उसका भी फ्री अपडेट हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको बताया है गंगा जल के बारे में। 250 ml का गंगा जल है और डाकघर के काउंटर से यदि कोई भी कस्टमर परचेस करता है
क्या उसका प्राइस है? बताइए फ्रेंड्स। क्या उसका प्राइस है? ठीक है, देखिए 250 ml है। इसके अलावा डाकघर का काउंटर है, तो काउंटर है तो स्पीड पोस्ट भेजना नहीं पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली जो है कस्टमर डाकघर के काउंटर से गंगा जल कलेक्ट कर लेगा। तो कितने रुपए में दे देंगे? मात्र हम 30 रुपए में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब यदि आपको डाकघर के काउंटर से नहीं लेना है तो ऑनलाइन लेना है, तो 2 बॉटल ले रहे हैं यदि आप, ठीक है, ये बात याद करिएगा, 2 बॉटल गंगा जल ले रहे हैं तो आपको उसके लिए 201 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, 201 रुपए देना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। और इस पर जो है वो स्पीड पोस्ट चार्ज कैलकुलेट होता है। क्या होता है? इस पर स्पीड पोस्ट चार्ज पहले से जुड़ा होता है। 4 बॉटल ले रहे हैं तो 321 रुपए देना पड़ेगा, और इस पर भी स्पीड पोस्ट का चार्ज कैलकुलेट होता है। ये सारी चीजें याद करिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज अ कंपेटेंट अथॉरिटी टू अलाउइंग ट्रांसमिशन करेंसी नोट थ्रू पोस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस? डिविजनल सुपरिटेंडेंट, पोस्टमास्टर जनरल, पोस्टमास्टर, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, या डायरेक्टर जनरल? कौन सा उत्तर हो जाएगा? डीजी पोस्ट जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, महानिदेशक की अनुमति से ही आपको मुद्रा नोट का प्रसारण करने का अनुमति दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरियां जो होती हैं वो भेजी जा सकती हैं किस माध्यम से? जैसे पहला ऑप्शन सरफेस मेल, दूसरा ऑप्शन है एयरमेल, यदि प्रथम श्रेणी के रूप में इसे हम ट्रीट करेंगे तो एयरमेल से भेज सकते हैं। अगला जो विकल्प आपका दिया है, या तो ए से या तो बी से भेजा जा सकता है, और लास्ट जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब बैटरियां भेजना चाहता है कोई भी कस्टमर, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे केवल सरफेस पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा है संपूर्ण जीवन पॉलिसी, जिसे हमने बोला WLA, होल लाइफ पॉलिसी, इस पॉलिसी में पैसा कब मिलता है? कस्टमर का उम्र जो है या तो 80 साल हो गया या तो उसके पहले उसका मृत्यु हो गया, तभी मिलता है। लोन कब मिलता है? लोन इस पर 4 साल के बाद मिलता है। WLA पॉलिसी, CWLA पॉलिसी में लोन 4 साल के बाद मिलता है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, टी कोड बताना है यदि आपको BO स्लिप जनरेट करना है और प्रिंट करना है। जनरेट करने के लिए कौन सा टी कोड उपयोग करेंगे? टी कोड होता है ZMO RICT_डाटा। फिर से बोल रहा हूं, याद कर लीजिएगा, ZMO_RICT_डाटा। इससे हम क्या करेंगे? पहले जनरेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर प्रिंट करने के लिए ZBO स्लिप टी कोड से इसको हम प्रिंट करेंगे फ्रेंड्स। 21 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर BO बैग के लिए आवंटित बार कोड की श्रृंखला क्या होती है? क्योंकि BO को फिर हमने बैग बनाना है, तो इसके लिए CBT, RBT, LBT, नन ऑफ द अबव। इसके लिए हम एक बारकोड का उपयोग करते हैं, और बारकोड जो है वो क्या होगा? कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LBT का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्री मेच्योर क्लोजर NSC अकाउंट प्लेस विथ बैंक। क्या NSC का प्री मेच्योर क्लोजर संभव होता है? बताइए, प्री मेच्योर क्लोजर NSC अकाउंट प्लेस विथ बैंक। क्वेश्चन नंबर 23 है स्क्रीन पर, बताइए क्या ये संभव है? पॉसिबल बाय फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब कंडीशन, कि केवल और केवल इसे निर्धारित नियमों का पालन करके ही बंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कैन बी परचेज थ्रू MPKBY, महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंट के माध्यम से, स्टैंडर्डाइज एजेंसी सिस्टम के माध्यम से, महिला सेविंग सर्टिफिकेट एजेंट के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। LBT, देखिए LBT जो है वो लेटर बैग से रिलेटेड है। जैसे जब हम BO का कोई भी BO स्लिप जनरेट करते हैं और प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद हमें
बीओ के लिए बैग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी जो श्रृंखला होती है वो यल से शुरू होती है, आर से नहीं होती, क्योंकि लेटर बैग बनाते हैं, और सी से शुरू नहीं होती, ना तो हम उसके लिए पार्सल बैग बनाते हैं, ठीक है। श्रृंखला क्या होती है? एलबीटी। तो आपको ये चीज ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, महिला सम्मान बचत पत्र के माध्यम से खरीदा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा, इन किसी में भी आपका महिला सम्मान बचत पत्र नहीं ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 5 वर्ष का टीडी खाता कितने समय बाद पीएमसी किया जा सकता है? 5 वर्ष का टीडी खाता जो है वो 4 साल के बाद ही बंद किया जाएगा। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि 2023 में ही एसबी ऑर्डर में ये बता दिया गया था कि 5 साल का जो आपका टीडी खाता होगा 4 साल के बाद बंद किया जाएगा, क्योंकि 5 साल का टीडी खाता जो है वो टैक्स के छूट के अंतर्गत भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांजिट बैग को किसकी उपस्थिति में बंद किया जाएगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल एजेंट, आईपी, एएसपी, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एमटीएस कॉन्सन, किसकी उपस्थिति में बंद किया जाता है? बताइए। तो जब भी टीबी को बंद करेंगे, टीबी बंद करने के लिए 3-4 चीजें, या तो हेड सॉर्टर, या हेड मेल एजेंट, या मेल एजेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है, जब छटाई का काम चल रहा है, छटाई केस को बंद रख, जब छटाई का काम नहीं चल रहा है तो पार्सल छटाई केस को बंद रखना है, और इसकी चाबी जो है हमेशा व्यक्तिगत अभिरक्षा में होनी चाहिए। किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होनी चाहिए? आपसे ये पूछा है तो आपको बताना है कि भाई प्रमुख छटाई सहायक, पार्सल छटाई सहायक, इंस्पेक्टर, या पंजीकरण छटाई सहायक। तो जब भी छटाई केस में कोई काम नहीं चल रहा है तो उसकी चाबी पार्सल छटाई सहायक के पास होगी। चलिए, रिकॉर्ड कार्यालय उपस्थिति से आमतौर पर किसे छूट नहीं दिया गया है? Who's are not exempted from RO attendance generally? Staff working in section, मेल ऑफिस स्टाफ, किसको सामान्यता है आरओ अटेंडेंस से छूट नहीं दिया गया है? हमने बात किया था, यह हमारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो सीरीज कर रहे थे वहां पर देखने को मिला था कि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी को आमतौर पर छूट नहीं दिया गया है आरओ अटेंडेंस से संबंधित। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जब मेल वैन में ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो मेल गार्ड को इनको सूचना देना चाहिए, जैसे एचआरओ को अधीक्षक को, गार्ड को डिविजनल सुपरिटेंडेंट को, आईआरएम को डिविजनल सुपरिटेंडेंट को, स्टेशन मास्टर को डिविजनल सुपरिटेंडेंट को। किसको सूचना देनी चाहिए? तो आपको ये बात नोट डाउन करके रखना है कि सबसे पहले इसकी सूचना जो है वो गार्ड और डिविजनल सुपरिटेंडेंट को दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, गार्ड और सुपरिटेंडेंट विप्लव का सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, टीबी आदेश जारी किए जाएंगे। टीबी आदेश कौन जारी करेगा? डिविजनल सुपरिटेंडेंट करेगा, हेड सॉर्टर करेगा, एचआरओ करेगा, या फिर चीफ पोस्टमास्टर जनरल करेगा? कौन करेगा? टीबी ऑर्डर कितने बार किया कि भाई इसे टूर बैग ऑर्डर भी बोला जाता है, और इसको जारी करने का काम डिविजनल सुपरिटेंडेंट करते हैं फ्रेंड्स। डाकघर द्वारा प्रदान किए गए विशेष पंजीकरण लिफाफे कैन नॉट बी यूज ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, कैन बी यूज ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। 1 is correct, 2 is correct, both are correct, none is correct. Which one is correct? Special registration envelope provided by post office cannot be used for transmission unregistered article. ऑप्शन नंबर 31 का कौन सा करेक्ट होगा? अपंजीकृत लेखों के प्रसारण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि इसका उपयोग अपंजीकरण लिफाफे के लिए नहीं किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? रजिस्ट्री लिफाफे को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा विभाग की ओर से नकली सिक्के और जो टकसाल द्वारा जारी किए गए नकली सिक्के प्रसारित करते हैं, मतलब इंसोर्ट पोस्ट, पार्सल पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय अप्रूव मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ट्रांसमिशन के किसी अनुमोदित तरीके से इसे भेजा जा सकता है। देखिए ये चीजें तो भेजी नहीं जा सकती, लेकिन भेजने के लिए जब आपका विशेष कोई तरीका अपनाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नकली सिक्के होते हैं इसे जो है नहीं भेजा जा सकता। भेजने के लिए आपको क्या करना है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोई अनुमोदित तरीका अपनाना है, तभी इसे आगे भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई पार्सल जिसका वजन 10 किलो से अधिक नहीं है, अब इस पर VP और पोस्ट रेस्टोरेंट पार्सल नहीं आएगा, एक बार डिलीवरी के लिए भेजा, प्रस्तुति पर इसे वितरित किया जाना संभव नहीं हुआ, किसी कारण से डिलीवर नहीं हुआ, डाकिया वापस ले आया, दोबारा जारी नहीं किया जाएगा डिलीवरी के लिए। कथन सही है, कथन आंशिक रूप से सही है, पूरा गलत है, आंशिक रूप से गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पंजीकृत बीमितकृत वस्तु से संबंधित कोई नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, तो मुआवजे के लिए यदि आप शिकायत करते हैं तो इतने समय के भीतर दिया जाएगा। पोस्टिंग की तारीख से 3 महीना। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बार बार ये क्वेश्चन बहुत सारे सर्किल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर सी था। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर सेट कर देता हूं। पंजीकृत समाचार पत्र को क्या माना जाता है? पंजीकृत समाचार पत्र को क्या माना जाता है? ठीक है, एज पर गाइड क्वेश्चन का उत्तर हमने किया है 3 महीना। पोस्टिंग की तारीख से 3 महीना एज पर गाइड किया हुआ है। ठीक है, प्योर रूल में क्या है? 2 दिन के अंदर रजिस्टर आर्टिकल का कंप्लेन करना है। पंजीकृत समाचार पत्र को हम मानते हैं द्वितीय श्रेणी का मेल मानते हैं। ठीक है, और प्रथम श्रेणी का मेल सॉर्टिंग में मानते हैं। तो दोनों ही सही हो गए भाई, द्वितीय श्रेणी का मेल है और सॉर्टिंग में ये आपका प्रथम श्रेणी का मेल है, मतलब छटाई करेंगे तो हमने इसको प्रायोरिटी बेस पे छटाई करना है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लेखों को इसके माध्यम से भेजा जा सकता है। लेखों को इसके माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है फ्रेंड्स। ट्रांसपेरेंट पूरी तरीके से, केवल पता वाला भाग ट्रांसपेरेंट है उसको भेजा जा सकता है, पीछे की तरफ ट्रांसपेरेंट है उसको भेजा जा सकता है, या फिर बिना किसी पारदर्शिता के केवल बंद लिफाफा ही भेजा जा सकता है। तो लेखों को भेजने के लिए क्या तरीका कि यदि आपका पता वाला भाग ट्रांसपेरेंट है तो उसे हम भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, एनवलप विथ ट्रांसपेरेंट पैनल टू सी एड्रेस पोर्शन। एड्रेस पोर्शन दिखाई दे रहा है तो उसको हम भेज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षकों को मानव और अन्य संबंधित कोई ऑब्जेक्ट अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। अंतर्देशीय डाक द्वारा इसे नहीं भेजा जा सकता है, ना तो अंतर्देशीय डाक द्वारा ना विदेशी डाक द्वारा भेजा जा सकता है, केवल पंजीकृत डाक द्वारा ही इसे भेजा जा सकता है। ठीक है, हमने देखा था कुछ अथॉरिटी है जिनको की भेजने का परमिशन जारी किया गया है अंतर्देशीय डाक के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी भी पंजीकृत लेख के लिए जो वितरित होने के बाद पोस्ट किया है, आर्टिकल डिलीवर हो गया उसे फिर से पोस्ट किया, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, इंश्योरेंस कंपलसरी, सील के बाद दोबारा पैक करना अनिवार्य है, रिपैकिंग विद सील कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। वितरण के बाद दोबारा पोस्ट किया है, रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्टेड, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, यदि प्रसारण के दौरान कोई वस्तु हानिकारक वस्तु पाई जाई तो इसकी सूचना HOD, HOC, हेड ऑफ सब डिवीजन या फिर
हेड ऑफ ऑफिस को दी जाती है। इसको ये सूचना दी जाती है यदि प्रसारण के दौरान कोई हानिकारक वस्तु पाई जाती है तो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेड ऑफ सर्कल को इसकी सूचना दी जाएगी, और यहां पर परिमंडल का प्रमुख कर लीजिएगा, ठीक है। परिमंडल का प्रमुख जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है आपसे कि जो फिलाटेली के डाक टिकट होते हैं वो भेजे जा सकते हैं प्रत्येक माह के पहले सप्ताह, तिमाही के पहले सप्ताह, वर्ष के पहले सप्ताह, हर दिन पहले घंटे के दौरान। बताइए फ्रेंड्स। डाक टिकट जमा खाता धारकों के लिए जो भी टिकट जारी किए जाते हैं वो, जैसे इस महीने में जितना टिकट होगा उनको नेक्स्ट मंथ में पहले वीक में दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आपको का फुल फॉर्म पूछा गया था, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन होगा, क्योंकि सरल सा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे आपको कोई भी आर्टिकल है फॉरेन का, विदेश का कोई आर्टिकल है, उस पर विड्रावल करना है, अल्टरेशन करना है, तो ये इसके लिए आवेदन आप कहाँ दे सकते हैं? एचओ में, एसओ में, दोनों में या दोनों में नहीं। तो यदि आपको आवेदन देना है, पता बदलना है या फिर उसको वापस लेना है, तो एचओ और एसओ दोनों में आवेदन दे सकते हैं। 42 का जो करेक्ट था वो था आपका आइदर ए और बी। बयालीस का जो करेक्ट था फ्रेंड्स वो था आइदर ए और बी। अगला क्वेश्चन है, विदेश बीमित वस्तु के खो जाने की स्थिति में कौन सी कार्यवाही की जाती है? अधिकतम बीमा मूल्य और डाक शुल्क वापस कर दिया जाता है जितना आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इंश्योर्ड वैल्यू प्लस पोस्टेज विल बी रिफंडेड। अगला बोला है ऑप्शन नंबर बी, टोटल वैल्यू कंटेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इंश्योर्ड वैल्यू अलोन बिल रिफंडेड। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो भी इंश्योरेंस आपने करवाया है वो अधिकतम सीमा के अधीन ही होगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा और साथ में आपको पोस्टेज दे दिया जाएगा। ओनली पोस्टेज एंड इंश्योरेंस रिफंडेड। तो भाई बीमा कराया तो बीमा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उतने का बीमा इसलिए उसने कराया था। तो कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? दो चीजें लौटाई जाती हैं फॉरेन इंश्योर्ड आर्टिकल में। पहला तो जितने का बीमा कराया था, और बीमा का जो सीमा है उससे अधिक नहीं होगा। मान लीजिए बीमा का सीमा 20,000 है, आपने कितने का बीमा कराया? 25,000। भाई 20,000 से ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा, भले ही आपका 25,000 का नुकसान हो गया है। यदि आपने बीमा सीमा के अंदर करवाया है, आपका 20,000 का आइटम था, 20,000 का नुकसान हुआ है, तो आपको 20,000 दे देंगे और आपका जो है पोस्टेज हम वापस कर देंगे। दो चीजें वापस की जाएंगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई विदेश गैर बीमाकृत वस्तु जिसमें कोई ऐसी वस्तु है जिसका बीमा जो है वो कंपलसरी था, तो डिलीवरी लेने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसा आइटम था जिसका बीमा कंपलसरी था, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया? बिना बीमा के उसे आपने भेज दिया। तो जब डिलीवरी करेंगे तो कौन कौन सा चार्ज देंगे? तो पहला चार्ज याद रखिएगा, पहला बीमा शुल्क देना पड़ेगा, दूसरा पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा, और साथ ही साथ डाक शुल्क भी देना पड़ेगा। 3 चार्ज देने पड़ेंगे, बीमा शुल्क देना पड़ेगा, पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको डाक शुल्क भी देना पड़ेगा। ये तीनों ही शुल्क देंगे तभी आपका वितरण संभव हो पाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सीमा शुल्क से संबंधित जो आपके अधिकारी होते हैं, अधिकारी कौन होते हैं? एक तो होता है पोस्टल अप्राइजर और दूसरा होता है प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर। ये किससे रिलेटेड होते हैं? पोस्टल अथॉरिटी होते हैं, मतलब डाक प्राधिकरण से संबंधित होते हैं। अथॉरिटी हु कंप्लीटेड द कोर्स ऑन अप्राइजिंग गोल्ड ज्वेलर, प्राधिकारी जिसने सोने के आभूषण के मूल्यांकन पर पाठ्यक्रम पूरा किया। या ये अधिकारी जो है वो सीमा शुल्क विभाग से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं 2 नाम बता रहा हूं, एक आपको बता रहा हूं प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर, प्रधान डाक मूल्यांकन, और एक डाक मूल्यांकन। याद करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑफिस कंपेटेंट टू इशू रिसिप्ट कस्टम ड्यूटी कलेक्टेड, सीमा शुल्क से संबंधित रसीद जारी करने के लिए सक्षम कौन सा कार्यालय? कौन सा कार्यालय? एक विदेश डाकघर और एक हेड ऑफिस। 2 कार्यालय ऐसे हैं जो सीमा शुल्क से संबंधित आपका रसीद जारी कर देते हैं। याद कर लीजिएगा, 46 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। एक तो है विदेश डाकघर
और दूसरा है आपका प्रधान डाकघर, ठीक है, हेड ऑफिस। और दोनों ऑफिस सीमा शुल्क के आपके रसीद जारी करने का काम करते हैं। इतने वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं के निर्यात के लिए पुरातत्व विभाग से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। 25 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक, 100 वर्ष से अधिक, 75 वर्ष से अधिक, कोई भी आइटम जो आपका 100 वर्ष से अधिक हो गया उसका आपको निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी भी विदेशी वस्तु में प्रतिबंधित सामान है या होने का संदेह होता है, उसे हम भेज देंगे विदेश डाकघर, प्रधान डाकघर, संभागीय कार्यालय, सीमा शुल्क कलेक्टर के पास। किसी आर्टिकल पर कोई संदेह होता है कि आर्टिकल पर यदि कोई भी ऐसा आइटम है जिसे निषेध में रखा गया है, तो सीमा शुल्क कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। आवक विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन का कार्य कहां पर किया जाता है? मैंने आपको कल ही बताया था। क्या बताया था? कि आवक विदेशी वस्तुओं पर असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इनवर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ परफॉर्म फॉरेन पोस्ट ऑफिस। भाई, विदेश डाकघर एक ऐसा डाकघर है, नहीं समझ में आया? मैं आपको समझा देता हूं कि विदेश डाकघर जो है वो ऐसा डाकघर है कि विनिमय का कार्यालय तो है, विनिमय का कार्यालय तो है भाई साहब। मतलब विदेश के साथ डाक का आदान प्रदान तो करता ही है, साथ में सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड असेसमेंट का कार्य भी करता है। पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन बी जो है करेक्ट था फ्रेंड्स। स्मॉल पैकेट का अधिकतम वजन इससे अधिक नहीं होगा। स्मॉल पैकेट का अधिकतम वजन 2 किलो से अधिक नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल पैकेट को विदेशी टर्म में हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने डीओपी के 50 क्वेश्चन किए, बहुत सारे सेशन एनुअल रिपोर्ट के, कुछ सेशन आपको पोस्ट ऑफिस रूल 2024 के, और कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट जो बदलाव हुए हैं, उन सारे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ढेर सारा मेहनत करिए। तो देख लो, आप सभी का धन्यवाद।